नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जेडीजे एस्ट्रोलॉजी जीवन दर्पण ज्योतिष में। इस वीडियो के माध्यम से आप आज ये जानेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे सीख सकते हैं। यानी कि ये वीडियो एक बेसिक बात पर आधारित होगा, ज्योतिष को लेकर के बेसिक नॉलेज होगी इस वीडियो में ज्योतिष की। और ये एक तरह से डेमो क्लास है। ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए डेमो क्लास रहेगी। तो उससे पहले थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम पंडित दिवाकर वशिष्ठ है और जब भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें मजबूती लेनी होती है ज्योतिष की उन छोटी छोटी बातों से जो आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। ज्योतिष सीखने के लिए सबसे पहले आपको 12 राशियां, उनके क्रम, 9 ग्रह, कुंडली के 12 हाउस और उनको कैसे कैसे देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वह सारी की सारी कुंडली के उन्हीं 12 घरों से देखी जाती हैं। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, गाड़ी खरीदनी है, मकान बनाना है, जॉब लगानी है, कोई रोग लग गया है, कोई शत्रु पीछे पड़ गया है, कोई कर्जा ले रखा है, कोई जानवर खरीदना है, कुछ भी करना है जीवन में, इन 12 घरों से ही उस सबको देखा जाएगा। और यह कब संभव है? जब आप अच्छी तरह से जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर शुरुआती तौर पर जब आप इन 12 घरों को समझ लेंगे, उन 9 ग्रहों को समझ लेंगे और उन 12 राशियों को समझ लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जन्म कुंडली पढ़ी जाएगी, जो समझी जाएगी, वो इस प्रकार से होगी। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक चार्ट बना हुआ है और उस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि 4 हाउस स्क्वायर हैं और बाकी के सारे हाउस जो हैं वो ट्रायंगल हैं। जो ये 4 हाउस स्क्वायर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको केंद्र भाव कहा जाता है और बाकी जो हैं वो इनमें से कुछ त्रिक भाव हैं, कुछ त्रिकोण भाव हैं, जिन पे हम चर्चा करेंगे। अब जो सबसे टॉप पर आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये प्रत्येक कुंडली के अंदर पहला घर कहा जाता है, प्रथम हाउस कहा जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे तो आपको यहां पर एक अंक लिखा हुआ दिखाई देगा पहले हाउस के अंदर। अब पहले हाउस का मतलब यह नहीं होता कि वहां पर 1 नंबर ही लिख रहा होगा। वहां पर 2 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है। जो नंबर वहां लिख रहा होता है वह राशि नंबर होता है, हाउस नंबर नहीं होता। तो पहला जो हाउस होता है उसको इस तरह से गिनते हैं कि सबसे पहले जो टॉप पर स्क्वायर है वह पहला घर है और फिर एंटी क्लॉक चलेंगे तो दूसरा जो ये त्रिकोण बना हुआ है यह दूसरा घर है। इसके नीचे तीसरा हाउस, फिर उसके बाद जो स्क्वायर आता है ये चौथा हाउस, फिर इसके नीचे 5वां हाउस, फिर नीचे 6ठा हाउस, फिर इसके नीचे 7वां हाउस, फिर 8वां हाउस, फिर 9वां, फिर 10वां और फिर 11वां और फिर 12वां। इस प्रकार से जो हाउस है कुंडली के अंदर ये फिक्स होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। पहला घर पहला ही रहेगा, 10वां घर 10वां ही रहेगा। इनके अंदर अगर कुछ बदलाव आएगा तो राशियां बदली जाएंगी। जैसा कि आप कुंडलियों में देखते भी हैं कि जो फर्स्ट हाउस है आपको हाउस के कुंडली के अंदर हाउस नंबर लिखा हुआ नहीं दिखेगा। वह तो केवल आपको पहचानना है
कि यह पहला घर है, जैसे हमने बताया, दूसरा घर है, तीसरा घर है, लेकिन इनमें राशियां बदलती रहेंगी। और राशियां कैसे बदलती हैं? इस पहले घर के अंदर अगर कोई 2 नंबर की राशि है और किसी का जन्म सुबह में 8 बजे हुआ है मान लीजिए, तो 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे इस हाउस के अंदर 3 नंबर राशि आ जाएगी। इस प्रकार से 2-2 घंटे बाद राशियां इसमें चेंज होती रहती हैं और दिन रात में 24 घंटे होते हैं, यानी कि 12 राशियां क्रमबद्ध एक एक करके इसमें आ जाती हैं। यह पंचांग की मदद से देखा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का जन्म कितने बजे हुआ है और उस समय पर कौन सी राशि यानी कि कौन सी लग्न उदित हो रही थी, और वही नंबर इसमें लिखा जाता है। यह गणित का एक पार्ट है जिसको हम आगे कवर करेंगे। तो अब इस घर के अंदर, प्रथम हाउस के अंदर जो भी राशि लिखी हुई है उससे आगे की राशियां आगे के घरों में भरी जाएंगी। राशियों का जो क्रम होता है वह इस प्रकार से होता है, यह समझ लेना बेहद जरूरी है, तभी आप क्रम से राशियां बैठा पाओगे। तो राशि की शुरुआत होती है वह होती है मेष राशि से, और हम कुंडली के अंदर राशि का नाम नहीं लिखते, राशि का नंबर लिखते हैं। अब मेष राशि के लिए हम 1 नंबर का प्रयोग करेंगे, ना कि एक मेष राशि उसमें लिखेंगे। तो राशियां इस प्रकार शुरू होती हैं। मेष राशि पहली राशि होती है, इसका नंबर 1 होता है। दूसरी राशि वृषभ राशि होती है, इसलिए उसको 2 नंबर दिया गया। तीसरी राशि मिथुन राशि होती है, उसको 3 नंबर दिया गया। चौथी राशि कर्क राशि होती है, जिसको 4 नंबर दिया गया। फिर सिंह राशि आती है 5वें नंबर पर, कन्या राशि आती है 6ठे नंबर पर, तुला राशि आती है 7वें नंबर पर, वृश्चिक राशि आती है 8वें नंबर पर। फिर आती है धनु राशि, जिसको 9 नंबर दिया गया है। फिर आती है आपका मकर राशि, जिसको 10 नंबर दिया गया है। फिर आती है कुंभ राशि, जिसको कि 11 नंबर दिया गया है। और अंत में आती है मीन राशि, इसको 12 नंबर दिया गया है। तो इस प्रकार से राशियों के क्रम है कि अगर आपके प्रथम घर के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आगे वाले दूसरे घर के अंदर जो आप नंबर लिखेंगे वह 9 नंबर लिखेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के बाद अगली जो राशि आती है वह धनु राशि आती है। फिर धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन, और मीन के बाद आप लिखेंगे मेष, यानी कि 1 नंबर। इस प्रकार से आप कुंडली में सारे नंबर अलग अलग हाउस में डाल देंगे क्रमबद्ध। अब इन राशियों के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, उन्हें भी जान लेना बेहद जरूरी है। तो जो मेष राशि है उसका स्वामी है मंगल। उसके बाद जो वृषभ राशि है उसका स्वामी है शुक्र। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। कन्या राशि का स्वामी है बुध। तुला का शुक्र है, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, यानी कि गुरु। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, और मकर राशि 10 नंबर के स्वामी भी शनि हैं, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इस प्रकार से आपने जाना कि जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु केतु को यहां पर कोई राशि नहीं दी गई है। इसलिए जो ये 7 ग्रह हैं, इन 7 ग्रहों में ही ये 12 राशियां आती हैं, वही इसके आधिपत्य हैं। लेकिन सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि है, बाकी सारे ग्रहों पर 2 राशियां आती हैं, यानी एक ग्रह 2 राशियों का स्वामी बन जाता है। जैसे आपने देखा, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है। इसी प्रकार से कुंभ और मकर और कुंभ का स्वामी शनि है, और धनु एवं मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति बनते हैं। तो इस प्रकार से ये राशियों के स्वामी हैं। अब हम कुंडली के अंदर एक एक राशि को बैठा लेंगे, जैसा कि आप कुंडलियों में देखते भी हैं कि टॉप पर प्रथम घर के अंदर एक राशि बैठी हुई होती है। अब हमें यह जानना है कि
कि ये 12 के 12 जो घर हैं, अब किसी भी घर से हम क्या देखें। हमारे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जीवन में, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आप सोच सकते हो, ये सारे के सारे इन्हीं 12 घरों से ही संबंध रखते हैं। तो अभी यहां पर तो किस भाव से क्या देखा जाएगा? तो सबसे पहले आता है प्रथम भाव, जिसको लग्न भी कहा जाता है। लग्न केवल इसी को कहेंगे, और यह सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है हमारी कुंडली का। क्यों? क्योंकि कुंडली जब बनती है, जब आप हैं, आप ही की तो कुंडली है ना। तो आपकी कुंडली है, इसका मतलब आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपका रूप रंग कैसा है, आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, आप दुनिया को किस प्रकार से देख पाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें लग्न से प्राप्त होती हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आप किस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे, वो सारी चीजें हमें लग्न से मिलती हैं देखने को। फिर इसके बाद आता है दूसरा घर, सेकंड हाउस। यहां से हम देखते हैं धन को। आपके पास पैसा कितना होगा, आपकी पैसे की स्थिति कैसी होगी। मेन पॉइंट है आपकी पैसे की स्थिति क्या है, और आपके पारिवारिक जनों को, कुटुंब को, माता पिता को नहीं, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, खानदान जिसे कहते हैं, वह आपकी बोलचाल की भाषा, आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका, आप कठोर बोलते हैं या बहुत कोमल तरीके से बोलते हैं, और आपका सीधा नेत्र यानी कि आपका दायां नेत्र, आंख, यह भी इसी घर से देखा जाता है। अब आते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर से देखा जाता है पराक्रम, मेहनत आपकी, भाई बंधु, बहन भाई, संघर्ष कितना रहेगा आपकी जिंदगी में, आप कितने मेहनती हैं या कितने आलसी हैं, ये इसी हाउस से देखा जाएगा। इसके बाद चौथा घर, आपके जीवन का सुख, आप कितने सुखी व्यक्ति हैं या आप कितने दुखी व्यक्ति हैं, आपकी माताजी एवं उनका स्वास्थ्य, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, सब कुछ, सवारी जिसे कहते हैं, वह सब कुछ इस चौथे घर से देखा जाएगा। आपका हृदय इस घर से देखा जाएगा। उसके बाद आते हैं पांचवें हाउस की तरफ। पांचवें घर से देखेंगे आपकी एजुकेशन, जो कि बेसिक एजुकेशन होगी, हायर वाली नहीं। तो बेसिक एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपके मित्र, आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपका प्यार के प्रति रुझान, आपका बैंक बैलेंस यानी आपकी तिजोरी, ये सब कुछ आपके पांचवें घर से देखा जाता है। और आपकी दिमाग की क्षमता, आपका बुद्धि विवेक, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। अब आते हैं छठे घर की तरफ। जो छठा हाउस है, वहां से हम देखते हैं रोग, शत्रु, बैठे बिठाई की परेशानियां, मानसिक पीड़ा, आपका ननिहाल, नाना का घर। आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो पास होंगे या फेल होंगे, और बैंक से लिया गया ऋण, कर्जा, यह सब कुछ छठे भाव से दिखाई देता है। सातवां घर, सातवें घर से हम देखते हैं अपने जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को, वह कैसा दिखता होगा, कैसा होगा, विवाह कब होगा। इसके अलावा रोजाना जो हम अपनी दिनचर्या को जीते हैं, उसमें जो हमें पैसा चाहिए होता है डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, वह कारोबार, व्यापार की स्थिति,
यही सप्तम भाव से दिखाई देता है। और भी बहुत कुछ होता है, बीमारी भी सप्तम भाव से देखी जाती है छठे भाव के साथ साथ। अष्टम भाव, आठवां घर, इसको लोग मृत्यु का घर कहते हैं, लेकिन वास्तविक में यह आयु का घर है, क्योंकि आयु का निर्धारण इसी घर से किया जाता है, तो इसको मृत्यु का घर भी बोल देते हैं। विदेश की यात्रा, गूढ़ रहस्यों को प्राप्त करना, ससुराल एवं ससुराल से प्राप्त धन, और ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता आपके बारे में, या इस दुनिया के कुछ छुपे हुए राज, वह सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं। नवा घर, धर्म का, आप कितने पूजा पाठ में रुचि लेते हैं, आप कितने आस्तिक हैं या कितने नास्तिक हैं, आपका इष्ट कौन सा है, किस देवता की पूजा करने से आपको लाभ होगा। इष्ट पंचम भाव से भी देखा जाता है और इस नवे घर से भी देखा जाता है। आपका भाग्य, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपकी विदेश यात्राएं, और पिता को देखने के लिए नवा घर और दसवां घर दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो नवे भाव से भी आप पिता का विचार कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन, आप विदेश जाके पढ़ेंगे या अपने ही देश में पढ़ेंगे, और कितनी एजुकेशन आपकी अप जाएगी, ये सब कुछ इस नवे घर से देखा जा सकता है। दसवां घर, 10th हाउस, आपके कर्म का घर, आप कर्म करने में कितना विश्वास रखते हैं, आप कैसे कर्म करेंगे या कैसे कर्म आपको करने चाहिए, आपका करियर कैसा होगा, आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। जैसे कहा, पिता भी इस घर से देखे जाते हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा, समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, आपको यश मिलता है, आप यश मिलता है, यह सब कुछ 10वें घर से देखा जाएगा। 11वां हाउस, आपके कर्म करने के बाद जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह आपको कितने प्रतिशत मिल रहा है, कितना पैसा आप गेन करते हो, कितनी सफलताएं आप प्राप्त करते हो। छोटे मोटे रोग, क्योंकि यह भाव छठे घर से छठा पड़ता है, इसलिए रोग भी इस घर से देखे जाते हैं। और भाई बहन देखने के लिए भी इस घर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये आय का है, आमंदनी का है, लाभ का घर है। इसके बाद आता है 12वां घर, 12th हाउस, और इस घर से देखा जाता है आपका खर्चा, लॉस, और इस घर से भी विदेश यात्रा या यात्रा देखी जाती है। खास करके इस घर से जॉब में बदलाव भी इस घर से देखा जाता है। मानसिक परेशानी इस 12वें घर से देखी जाती है। शैया सुख, पति पत्नी के आपसी संबंध, निजी संबंध इस घर से देखे जाते हैं। आपकी रातों की नींद इस घर से देखी जाती है। आपका चैन या आपकी बेचैनी भी इसी घर से देखी जाती है। तो इस प्रकार से इन 12 घरों से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। आगे जब लगातार चर्चा चलती रहेंगी तो और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि इन घरों से और क्या क्या देखा जा सकता है। सारे रिश्ते अलग अलग घरों से देखे जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं, शरीर के अलग अलग हिस्से, अलग अलग भाग इन अलग अलग घरों से देखे जाते हैं। तो ये एक डेमो क्लास है, इसलिए इसमें हमने आपको एक छोटा सा बेसिक क्लियर कर दिया है। जब आप हमसे प्रॉपर क्लास लेंगे तब एक एक चीज पर डीपली चर्चा होगी और कुछ ही समय में आप अपनी कुंडली के अलावा दूसरों की भी कुंडली पढ़ पाएंगे और सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। यदि आप कोई डेमो क्लास अच्छी लगती है तो आप हमसे जुड़ करके एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं।
और कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। नमस्कार।